गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और ऐसा क्यों होता है कि एग्रीकल्चरल मार्केट्स में प्राइसेस बार बार ऊपर नीचे होते रहते हैं, या प्रोडक्शन होने के बाद सप्लाई तुरंत एडजस्ट नहीं हो पाती है। तो इन्हीं सब में हम आज देखने वाले हैं कॉबवेब मॉडल। और इस कॉबवेब मॉडल में ही हम देखते हैं कि जैसे ही प्रोडक्शन होता है वो तुरंत सप्लाई नहीं बन पाता है, या सप्लाई प्राइसेस के साथ धीरे धीरे एडजस्ट करती है, एक टाइम लेग के साथ एडजस्ट करती हैं। तो कॉबवेब मॉडल में होता क्या है कि जो सप्लाई है टी टाइम्स की, वो डिपेंड करती है पिछले टाइम के प्राइस पर। प्राइस T-1 टाइम पीरियड के प्राइस पर डिपेंड करती है, और जो डिमांड है टी टाइम की वो इसी समय टी टाइम के प्राइस पर निर्भर करती है। तो अब अगर संतुलन तो कोई भी बाज़ार हो मांग पूर्ति के आधार पे ही होता है। तो ये मांग वक्र है, ये पूर्ति वक्र है। जहाँ दोनों डिमांड सप्लाई बराबर होंगे वहाँ संतुलन स्थापित हो जाएगा। और इन्हीं डिमांड और सप्लाई वक्र जो बने हुए हैं, तो दो वक्र हैं, तो या तीन स्थितियां इनमें संभव हो सकती हैं। या तो डिमांड और सप्लाई दोनों वक्र का जो स्लोप है वो बराबर हो, यानी स्लोप ऑफ डिमांड इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, या डिमांड का स्लोप ज़्यादा हो सप्लाई से, या सप्लाई वक्र का स्लोप ज़्यादा हो डिमांड से। यही तीन स्थितियां बन सकती हैं इन डिमांड और सप्लाई में, कोई चौथा फिगर तो बनेगा नहीं। और इन्हीं तीन अलग अलग संभावित स्थितियों के कारण कॉबवेब मॉडल या कॉबवेब जो हैं वो तीन प्रकार के बनते हैं। तो इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। अब पहली स्थिति क्या हो सकती है कि जब पूर्ति वक्र का ढाल अधिक हो मांग वक्र के ढाल से, यानी स्लोप ऑफ SS ग्रेटर दैन स्लोप ऑफ DD। और जब ऐसा होगा तब हम देख लेते हैं कैसे क्या चीज़ें एडजस्ट करती हैं प्राइस और क्वांटिटी में। तो एक सिंपल से हम एक्सेस ले लेते हैं, और सप्लाई कर्व हमें ऐसा बनाना है जिसका स्लोप डिमांड कर्व से ज़्यादा हो। तो इसके लिए अब हम कर्व थोड़ा सा अच्छा बन जाए इसलिए स्केल भी साथ में रख लेते हैं। ये हम 45 पे बनाए दे रहे हैं डिमांड कर्व, 45 के एंगल पे। और चूंकि सप्लाई का स्लोप अधिक रखना है, तो सप्लाई का स्लोप हम रख लेते हैं 60 पे। कर्व जितना ज़्यादा ऐसे फ्लैट होगा उतनी ढाल कम है, और जितना इस तरीके से होगा उतनी ढाल अधिक है। तो अगर डिमांड हमने 45 लिया है तो अधिक करने के लिए सप्लाई वक्र बना लेते हैं इस तरीके से 60 पे। तो ये हो गया सप्लाई वक्र, ये हो गया डिमांड कर्व। और अब अगर इसमें हम देखें तो हम देख रहे हैं कि डिमांड सप्लाई बराबर हैं
इस जगह पे, यानी कीमत P, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होनी चाहिए ये Q, या P1, Q1 नाम दे देते हैं। पर होता क्या है कि चूँकि प्राइस P1 रही तो अगली अवधि में उत्पादन जो है या सप्लाई जो है वो Q1 करना चाहेगा सप्लायर या उत्पादक, और Q1 करने की पूरी सोच रहती है। लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है सप्लाई साइड में, या मान लें कि उसकी फसल ख़राब हो गई, कोई रोग लग गया, जिससे उत्पादन Q1 के बजाय केवल Q2 ही हो पाया। चूँकि उत्पादन केवल Q2 हो पाया है, इसलिए जो सप्लाई है वो Q1 इक्विलिब्रियम सप्लाई की तुलना में कम रह गई, और जब भी सप्लाई कम रह जाएगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और जब ये प्राइसेस बढ़ेंगे तो इसका मतलब है अब प्राइस बाज़ार में तय हो गए हैं पहले की तुलना में अधिक। जो P1 प्राइस होना चाहिए था उसकी जगह पे प्राइस P2 तय हुआ, और जैसे ही प्राइस P2 तय होगा बाज़ार में, अगली अवधि में सप्लाई इस P2 प्राइस के हिसाब से होगी, जो कि होगी कितनी, Q3। और Q3 हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम सप्लाई, इक्विलिब्रियम उत्पादन Q1 की तुलना में ज़्यादा है। जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस P1 की तुलना में अब कम हो जाएगा एक्सेस सप्लाई के कारण, और वो अब कितना तय हो जाएगा इस मांग वक्र के हिसाब से हम देख लेते हैं। ये प्राइस तय होगा कहीं P3 पे। जैसे ही प्राइस P3 तय होगा, अगली अवधि में उत्पादन इस सप्लाई वक्र के हिसाब से इस जगह पे होगा। जब इस जगह पे उत्पादन होगा, यानी कि सप्लाई इस Q1 की तुलना में कम है, सप्लाई कम होगी Q1 से, तो प्राइसेस फिर बढ़ेंगे, और ये प्राइस बढ़ के P1 से ऊपर चले गए। प्राइस बढ़ेंगे तो अगली अवधि में फिर से इस प्राइस के हिसाब से सप्लाई होगी। क्योंकि सप्लाई इतनी हो गई, अब इस सप्लाई के हिसाब से प्राइस डिमांड कर्व पे आ जाएंगे हम, और जब ये प्राइस सप्लाई अधिक हुई तो प्राइस कम हो गया, और अब इस कम प्राइस पे अगली बार फिर से कम सप्लाई होगी। कम सप्लाई हुई तो प्राइस फिर बढ़ेंगे, प्राइस फिर बढ़ गए, अगली बार सप्लाई फिर से बढ़ेगी, और ये इस तरीके से चलता रहेगा जब तक कि अंततः ये P1 प्राइस जो प्रारंभिक संतुलन था वो ना प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे ही सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे तो अगले समय अवधि में सप्लाई बढ़ जाएगी, अगली समय अवधि में सप्लाई बढ़ेगी, तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि प्राइसेस कम हो जाएंगे। प्राइस कम होंगे तो अगली समय अवधि में सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम होगी तो फिर से प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक प्रारंभिक संतुलन प्राप्त नहीं हो जाता इसमें। और अगर हम इस चीज़ पे ध्यान दें, जो हमारी ये संरचना बन रही है इस तरीके से, जिस हिसाब से प्राइस मूव कर रहा है, अगर हम इसे देखें फिर से कि ये जो प्राइस हमारा मूव कर रहा है, ये प्राइस मूव कर रहा है इस तरीके से, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से प्राइस यहाँ तक आया, यहाँ से फिर से यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ,
और ये इस तरीके से। तो इसी संरचना को अक्सर कॉबवेब कह देते हैं, और हम देख रहे हैं कि संतुलन जो है वो धीरे धीरे अपने प्रारंभिक संतुलन की ओर जा रहा है। ऐसी चीज़ें अपने आप हो रही हैं जिससे प्रारंभिक संतुलन फिर से रिस्टोर हो रहा है। तो जब भी मार्केट फोर्सेस के कारण इनिशियल इक्विलिब्रियम या प्रारंभिक संतुलन फिर से प्राप्त हो जाता है, ऐसे संतुलन को कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम या स्थिर संतुलन। तो स्थिर संतुलन कब हो रहा है? जब स्लोप ऑफ ऐसे सप्लाई कर्व का ढाल ज़्यादा हो मांग वक्र के ढाल से। कई बार इसी चीज़ को ढाल के बजाय लोच के माध्यम से भी लिख के दे सकते हैं एग्जामिनर, और तब लिखा होगा मांग की लोच अधिक हो पूर्ति की लोच से। सप्लाई कर्व की ढाल अधिक है यानी कि इसकी लोच कम है, मांग वक्र की ढाल कम है यानी कि इसकी लोच अधिक है। तो चाहे लोच से रिलेट करके ऑप्शंस हों या स्लोप से लेके, हम आंसर अपना टिक कर लेंगे कि सप्लाई कर्व की ढाल अधिक होनी चाहिए या सप्लाई कर्व की लोच कम होनी चाहिए मांग वक्र की लोच से। तो अब दूसरा देखते हैं। दूसरी स्थिति हो सकती है जब स्लोप ऑफ एसएस कम हो स्लोप ऑफ डीडी से, या इसी को अगर हम इलास्टिसिटी में कहें कि इलास्टिसिटी ऑफ एसएस अधिक हो इलास्टिसिटी ऑफ डीडी। मांग वक्र की लोच कम है, पूर्ति वक्र की लोच अधिक है, या पूर्ति वक्र का ढाल कम है, मांग वक्र का ढाल अधिक है। तो अब हमें ऐसा चित्र बनाना है जिसमें मांग वक्र का ढाल ज़्यादा हो। तो बना लेते हैं फिर से धीरे धीरे से, और चूंकि ढाल स्पष्ट करना है तो फिर से मांग वक्र हम फिर से बना ले रहे हैं 45 डिग्री का ही। और पूर्ति का ढाल कम होना चाहिए किसे, तो पूर्ति वक्र हम बना लें और कम ढाल वाला, और कम ये बना लेते हैं हम 30 पे, ताकि स्पष्ट हो कि ढाल कम है पूर्ति का। तो ये पूर्ति वक्र, ये मांग वक्र, और फिर से संतुलन वहाँ होगा जहाँ मांग पूर्ति बराबर है, P1 प्राइस निर्धारित है, उत्पादन Q1 निर्धारित है। पर फिर कुछ ऐसा होता है कि उत्पादन Q1 नहीं हो पाता है, किसी भी कारण से उत्पादन थोड़ा सा कम रह जाता है इस Q1 की तुलना में Q2, और चूँकि उत्पादन Q2 रह गया कम, तो कम सप्लाई होने से प्राइसेस बढ़ जाएंगे, P1 की तुलना में थोड़ा सा अधिक प्राइस तय होंगे, जो कि हम देख रहे हैं। ये P2 प्राइस तय होंगे, चूँकि प्राइस अधिक हैं तो अगली अवधि में सप्लाई बढ़ जाएगी, और अगली अवधि में अधिक प्राइस के कारण अगली अवधि में सप्लाई बढ़ के कुछ इस तरह Q3 निर्धारित होगी। चूँकि अगली अवधि में सप्लाई अधिक हुई है, इस अधिक सप्लाई के कारण प्राइसेस कम होके कितने हो गए हैं, प्राइस कम होकर हो गया है P3। P3 प्राइस बहुत कम है तो अगली अवधि में सप्लाई और कम होकर, कम सप्लाई है, कम प्राइस है, तो अगली अवधि में इस P3 प्राइस के हिसाब से सप्लाई तय होगी
Q4, और चूँकि सप्लाई बहुत कम हो गई है Q4 Q1 इक्विलिब्रियम सप्लाई की तुलना में, तो अब प्राइसेस और अधिक बढ़ जाएंगे, जो कि कुछ इस तरीके से P4 तय हुए। P4 प्राइस बहुत अधिक है, तो इस बहुत अधिक प्राइस को फॉलो करते हुए अगली अवधि में सप्लाई बहुत अधिक बढ़ेगी, जो कि इस तरह से हम देख सकते हैं। यहाँ पे कहीं, और इस अत्यधिक सप्लाई के कारण अगली अवधि में प्राइसेस फिर और बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो इसमें हम देख क्या रहे हैं कि हमने प्रारंभ किया है यहाँ Q2 से, और इसमें कुछ ऐसी शक्तियाँ क्रियाशील हैं जिसमें जो संतुलन है वो निरंतर अपनी प्रारंभिक स्थिति से दूर हटता जा रहा है। इससे दूर हटता जा रहा है। ये देखते हैं, तो ये जो मॉडल है इसमें चूँकि प्रारंभिक संतुलन से लगातार और दूर हटते जा रहे हैं, तो इसे कहा जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम या अस्थिर संतुलन। और ये जो वेब है ये फैलती जा रही है, दूर होती जा रही है, तो इसे कहा जाता है डाइवर्जेंट साइकिल। और जो ऊपर हमने देखा उसमें संतुलन जो है अपने इस वेब के माध्यम से बिल्कुल प्रारंभिक संतुलन पे आ जाती है, तो ये कही जाती है कन्वर्जेंट वेब या कन्वर्जेंट साइकिल्स हो रहे हैं इसमें। स्टेबल इक्विलिब्रियम, सप्लाई की लोच अधिक हो, सप्लाई की स्लोप अधिक हो, डिमांड की स्लोप कम हो। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, डिमांड की स्लोप अधिक हो, सप्लाई की स्लोप कम हो, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। डाइवर्जेंट्स एडजस्टमेंट हो रहे हैं, निरंतर दूर होते जा रहे हैं इससे। और अब बचती है तीसरी कंडीशन, जिसमें क्या होगा कि स्लोप ऑफ SS बराबर हो स्लोप ऑफ DD के, या ED इज इक्वल टू ES, मांग और पूर्ति की लोच बराबर हो। तो अब हम एक ऐसा चित्र बना लेते हैं जिसमें मांग और पूर्ति दोनों की ढाल बिल्कुल बराबर हो। इधर क्वांटिटी, इधर प्राइस, और ढाल बराबर दिखानी है पूर्ति और मांग दोनों की। ये हमने डिमांड बना लेते हैं 45 पे फिर से। DD वक्र और पूर्ति वक्र भी हम बिल्कुल 45 पे ही बना लें, बिल्कुल स्लोप बराबर रखनी है हमें। ये बन गया हमारा सप्लाई कर्व। और इसमें भी मांग पूर्ति जहाँ बराबर है, संतुलन वहीं पे P Q P1 Q1 तय हुआ। और अब अगर किसी भी कारण से मार्केट में फसल ख़राब होने से, मौसम अच्छा ना होने के कारण अगर कृषि उत्पाद में कुछ कमी आ जाती है, Q1 के बजाय Q2 उत्पादन हो पाता है, तो उत्पादन कम हुआ, कम सप्लाई है तो प्राइस, कम सप्लाई है अगर तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। प्राइसेस बढ़ेंगे तो अगली अवधि में उत्पादन, सप्लाई अधिक होगी। अगली अवधि में सप्लाई अधिक होगी तो फिर से प्राइसेस कम होने लगेंगे।
सप्लाई अधिक हो गई। 1 मिनट। और सप्लाई अधिक होने से फिर से प्राइस कम हो जाएंगे। प्राइस कम होके फिर से आ गए P3। प्राइस कम हुए P3 तो फिर से सप्लाई अगली अवधि में कम प्राइस पे कम सप्लाई हुई, कम सप्लाई हुई, कम सप्लाई होगी तो फिर प्राइस फिर से बढ़ जाएंगे। प्राइस बढ़ेंगे फिर से सप्लाई बढ़ेगी। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो वेब बन रही है वो बस बार बार यहाँ से शुरू होके इतनी दूरी में ही बार बार प्राइसेस इस तरह से बदलते रह रहे हैं। तो इसे कहेंगे हम तटस्थ संतुलन या रेगुलर मूवमेंट हो रहा है, रेगुलर एडजस्टमेंट हो रहा है इसमें। तो ये तटस्थ या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। इस तरह कॉबवेब मॉडल में हमने 3 अलग अलग कंडीशंस पे तीनों संतुलन को देखा। स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होगा जब सप्लाई का स्लोप अधिक हो डिमांड के स्लोप से। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जब डिमांड का स्लोप अधिक हो सप्लाई के स्लोप से। और अगर दोनों का स्लोप बराबर है तो एक रेगुलर इंटरवल पे प्राइस ऐसे ही फ्लक्चुएट होते रहेंगे, जिसे हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं या रेगुलर साइकिल कह सकते हैं। इतनी दूर में ही एक कंटिन्यूअस साइकिल कह सकते हैं इसको। इस प्रकार हम देखते हैं कि कॉबवेब मॉडल डायनामिक इक्विलिब्रियम को शो करता है। डायनामिक इसलिए क्योंकि सप्लाई का फंक्शन जो है वो फंक्शन ऑफ PT-1 है, डिमांड का फंक्शन PT है। तो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करता है जहां सप्लाई पिछले पीरियड के प्राइस पर डिपेंड करती है। तो ये हमारा कॉबवेब मॉडल कंप्लीट हुआ। आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।